स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं थ्योरी को, दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके लाभ, इसके साथ साथ खाते का अर्थ और खाते के प्रकार, और तीसरा जर्नल का अर्थ। पूरी थ्योरी बड़े आसानी से समझ में आएगी क्योंकि आप लोग जर्नल को पहले सीख चुके हैं। और अगर नहीं सीखा है जर्नल में लेखा करना तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं और इसको प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। डबल एंट्री के नाम से प्लेलिस्ट में बना हुआ है और उसमें जाकर के देख सकते हैं। लेकिन समझ में जब ही आएगा जब वीडियो को पूरा देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, देर ना करते हुए शुरू करते हैं इन सारी चीज़ों को। आज हम दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम, इसको सीखने जा रहे हैं। जितने भी मैंने जर्नल सिखाए हैं वो सब इसी पर आधारित हैं, यानी दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार ही जर्नल में लेखा करना सिखाया है। आज हम इसकी पूरी थ्योरी को समझेंगे। अगर जर्नल में लेखा कर लिया है तो इसकी थ्योरी को बड़ी ही आसानी पूर्वक सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि बही खाता जब रखा जाता है, लेखांकन का जब कार्य किया जाता है, तो इसके लिए ये प्रमुख रूप से 4 प्रणालियाँ होती हैं। और एक बार जिस प्रणाली का प्रयोग कर लिया जाता है भविष्य में उसी तरह की प्रणाली का यानी उसी प्रणाली के अनुसार खाते रखे जाते हैं। जैसे ये हमारे पास दिखाई पड़ रहा है दोहरा लेखा प्रणाली। और अब हम यहाँ कौन कौन सी प्रणालियाँ होती हैं बही खाता रखने के लिए। पहली हमारे पास दोहरा लेखा प्रणाली, जैसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। दूसरी भारतीय बही खाता प्रणाली, ये प्राचीन प्रणाली है और इसके नाम पर ही लगा हुआ है भारतीय। तो ये भारतीय प्रणाली है और प्राचीन काल में इसका प्रयोग हुआ करता था। साहूकार वगैरह जो हैं वो इसी का प्रयोग करते थे। जैसे बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तीसरी प्रणाली इकहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। चौथी रोकड़ प्रणाली, कैश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये 4 प्रणालियाँ हमारे पास हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के टाइम में वो है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। तो हम इसकी बात करते हैं कि आखिर ये है क्या, इसका किसने निर्माण किया, क्यों निर्माण किया, ये सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। सारी थ्योरी समझ में आएगी। बताने को मैं मौके के लिए बता देता, समझा देता, लेकिन यहाँ मैं इस बुक को देख करके समझा रहा हूँ, इसमें दिखा करके। इसमें आप इसे अपने पास नोट भी कर सकते हैं। तो जैसा लिखा है यहाँ पर, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का आविष्कार सर्वप्रथम इटली के ल्यूकस पैसिओली द्वारा सन 1494 में किया गया था। इन सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन उनकी पुस्तक, पूरा नाम यहाँ दे रखा है, डी कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्चर्स, ये पुस्तक का नाम है। इसमें किया गया है। अपनी विशेषताओं के कारण यह प्रणाली धीरे धीरे सारे संसार में प्रचलित हो गई। समय समय पर इसमें आवश्यक सुधार एवं संशोधन भी किए गए। अब इसका जो परिष्कृत रूप हमारे सामने है उसके अनुसार हमारे व्यापार के समस्त लेन देनों का पूर्ण एवं विधिवत लेखा किया जाता है, जिससे किसी भी समय व्यापार का लाभ हानि व आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। क्योंकि इस प्रणाली का प्रारंभिक चलन पश्चिमी देशों में हुआ, अतः इसे पाश्चात्य बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है, कहते हैं। अधिकांश व्यापारियों द्वारा इस प्रणाली का प्रयोग किए जाने के कारण इसे व्यापारिक बही खाता प्रणाली भी कहते हैं।
तो ये रहा इसका परिचय। ये नाम और सन बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। इटली के ल्यूकस पेसियोली और सन 1494 में। आइए बात करते हैं इसके अर्थ की आखिर क्या है। जर्नल एंट्रीज अगर आपने कर रखी हैं, सीख रखी हैं, तो इसका अर्थ बड़ी ही आसानी पूर्वक समझा जा सकता है। तो अर्थ की बात पर चलते हैं। जैसा लिखा है, दोहरा लेखा प्रणाली हिसाब किताब लिखने की समस्त प्रचलित प्रणालियों में सबसे अधिक सरल, सुविधाजनक, वैज्ञानिक तथा लोकप्रिय प्रणाली है। ये जो लेखा करना है, ये भी एक विज्ञान ही है। विज्ञान किसे कहते हैं? जिस कार्य को एक बार किया जाए और उसके जो भी निष्कर्ष निकल कर आए, उस कार्य को जब दूसरा व्यक्ति करे और वही निष्कर्ष निकल के आए, तो वो विज्ञान है। ये चीज़ यहाँ भी लागू होती है। कोई भी लेन देन ले लिए जाए, उनका लेखा कोई व्यक्ति करे तब भी निष्कर्ष वही निकल के आएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति लेखा करे तब भी उसके निष्कर्ष वही निकल के आएंगे। तो ये भी विज्ञान है, इसीलिए कहा जाता है ये वैज्ञानिक प्रणाली है। तो इस प्रणाली का मुख्य आधार यह है कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष अथवा दो रूप होते हैं। चाहे लेन देन कुछ भी हो, उसके दो ही पक्ष अथवा दो ही रूप होते हैं। इसीलिए जर्नल में दो कॉलम बनाए जाते हैं अमाउंट के। अन्य शब्दों में, प्रत्येक लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं। एक पक्ष पाने वाला होता है और दूसरा पक्ष जो है वो देने वाला होगा। अतः प्रत्येक लेन देन के दोनों रूपों अथवा दोनों पक्षों में अलग अलग लेखा किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक लेन देन का पुस्तकों में दो स्थानों पर लेखा होता है। इसी कारण इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस प्रकार प्रत्येक लेन देन का पुस्तकों में दो स्थानों पर लेखा होता है। इसी कारण इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ यह नहीं है कि पुस्तकों में एक ही लेन देन को दो बार लिखा जाए। इसका जो अर्थ है वो ये अर्थ इसका नहीं है कि एक लेन देन को हम दो बार लिख रहे हैं। इसका जो मुख्य अर्थ है वो यही है कि प्रत्येक लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं, दो रूप प्रभावित होते हैं, दो खाते प्रभावित होते हैं। इसलिए इसको दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। यहाँ पर जैसा साफ स्पष्ट लिखा है कि दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ यह नहीं है कि पुस्तकों में एक ही लेन देन को दो बार लिखा जाए। अर्थ में यहाँ लिखा गया था। अतः प्रत्येक लेन देन के दोनों रूपों अथवा दोनों पक्षों में अलग अलग लेखा किया जाता है। इसी कारण इसको दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। आगे और इसे विस्तार पूर्वक यहाँ दिया गया है, इसको भी समझ लेंगे। प्रत्येक रूप अथवा पक्ष का एक अलग खाता होता है, जैसे उस पक्ष का खाता कहते हैं। अतः प्रत्येक लेन देन का प्रभाव दो खातों पर पड़ता है और उसका लेखा दोनों खातों में अलग अलग करना आवश्यक है, क्योंकि एक ही खाता कभी पाने वाला होता है और कभी देने वाला। जैसे अगर महेश है, हमने महेश से माल खरीदा है तो महेश देने वाला है, और हमने महेश को माल बेचा है तो महेश पाने वाला है। अतः प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं। एक भाग पाने वाला होता है जिसे डेबिट अथवा ऋणी कहते हैं। डेबिट या ऋणी एक ही बात है। और दूसरा देने वाला होता है जिसे क्रेडिट अथवा धनी कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन के लिए समान रकम एक खाते के डेबिट पक्ष में तथा दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। जैसा कि जर्नल में आप लोगों को सिखाया गया था, दो कॉलम हम बनाते हैं जर्नल के लेखा करने के लिए। यहाँ वही बात कही गई है।
इसीलिए दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार कहा जाता है कि एक डेबिट को समतुल्य क्रेडिट की और एक क्रेडिट को समतुल्य डेबिट की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है बिना डेबिट के क्रेडिट नहीं हो सकता और बिना क्रेडिट के डेबिट नहीं हो सकता। इसकी कुछ परिभाषा है, उन परिभाषाओं को देखते हैं। ये दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा है। डॉक्टर के.एल. गर्ग के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है वो ये परिभाषा दी है, व्यापारिक लेन देनों को लिखने का वह वैज्ञानिक ढंग जिसके द्वारा प्रत्येक लेन देन का दो खातों में लेखा किया जाता है। एक उस खाते में जो वस्तु धन अथवा सेवाएं प्राप्त करता है तथा दूसरा उस खाते में जो वस्तु धन तथा सेवाएं प्रदान करता है, दोहरा लेखा प्रणाली कहलाता है। दूसरी परिभाषा बिक्री के अनुसार है। दोनों ही परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदे में प्राप्तकर्ता को मिलने वाले मूल्य से ऋणी यानी डेबिट किया जाता है। जिस व्यक्ति को कुछ धनराशि अगर कुछ प्राप्त हुआ है, धनराशि हो या कोई और वस्तु हो, उसे प्राप्त अगर हुई है तो उसको ऋणी या डेबिट किया जाता है, एक ही बात है। और देने वाले को उसी मूल्य से धनी यानी क्रेडिट किया जाता है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक ऋणी का धनी होता है और प्रत्येक धनी का ऋणी, ये इसमें उल्टा हो जाता है। तो ये इसकी दोनों परिभाषाएं, दोनों ही परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको अपने पास नोट कर लेना है और साथ ही साथ इनको याद भी हमें रखना है। इसके बाद बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। इससे क्या क्या लाभ है देखें। पहला लाभ, प्रत्येक लेन देन के वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक दोनों पहलुओं का पूर्ण एवं विधिवत लेखा किया जाता है, अतः यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। तो अभी आगे आएगा व्यक्तिगत खाते और ये सब इसके बारे में बताया जाएगा। तो दोनों तरह के इसमें सभी पहलुओं का लेखा होता है। दूसरा लाभ, यहाँ पर मतलब ये है कि कोई भी लेखा हमारा छूटता नहीं है। दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर रखी गई पुस्तकों से अनेक उपयोगी व महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, जैसे किसी व्यापारिक काल जो अवधि है, किसी व्यापारिक काल के देनदार, लेनदार, क्रय विक्रय, विभिन्न मदों पर किए गए व्यय, व्यापार की संपत्ति तथा दायित्व आदि। तो सारा कुछ इससे किसी भी समय पता किया जा सकता है। तीसरा लाभ, सभी लेन देनों का दोहरा लेखा होने के कारण तलपट आगे चैप्टर में आएगा, ट्रायल बैलेंस, तलपट बनाकर खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच की जा सकती है। उससे ये जांच हो जाती है तलपट से कि हम जो खाते बना रहे हैं, हम जो लेखे कर रहे हैं, उनमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, वो हमें तलपट से पता लग जाती है। इसके बाद 4 नंबर, विभिन्न व्यापारिक वर्षों के खातों तथा आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करके बहुत सी लाभदायक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जिनके आधार पर व्यापार के लाभ को बढ़ाया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन का अर्थ यहाँ पर है कि पिछले वर्षों में जो खाते बने हैं उनमें लाभ हुआ है और अगर इस वर्ष हानि हुई है तो हम उससे तुलना कर सकते हैं कि आखिर हमें हानि क्यों हुई या लाभ कम हुआ है तो वो लाभ क्यों कम हुआ है। नंबर 5, सभी व्यापारिक लेन देनों का पूर्ण लेखा होने के कारण विश्वसनीय अंतिम खाते तैयार किए जा सकते हैं। अंतिम खाते सारे लेन देन पूर्ण हो जाने के बाद वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, जिससे व्यापार की व्यापारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, लाभ हानि ये सब ज्ञात हो जाते हैं, जिससे व्यापार का शुद्ध लाभ अथवा हानि तथा वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो सकता है। नंबर 6,
दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार रखी गई पुस्तकों का किसी भी समय अंकेक्षण व निरीक्षण किया जा सकता है, अतः जालसाजी, गबन आदि की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और होने पर उनका आसानी से पता लगाया जा सकता है। इस प्रणाली के अनुसार हिसाब किताब रखने पर समय व श्रम की बचत होती है। नंबर 8, खातों में होने वाली अशुद्धियों का बिना काटे छांटे आवश्यक लेखों द्वारा सुधार किया जा सकता है, अतः खातों की प्रामाणिकता बनी रहती है। इसमें जो है कोई भी लेखा अगर कभी गलत हो जाता है तो उसको काटते नहीं हैं, आगे समायोजन करके लेखा उसका कर देते हैं, समायोजन लेखे होते हैं, इसमें कटिंग नहीं होती है। नंबर 9, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार रखी गई पुस्तकें पूर्ण रूप से शुद्ध व प्रमाणिक मानी जाती हैं, अतः इन्हें न्यायालय में भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 10, यह प्रणाली पूर्णतया लोचदार है। छोटे तथा बड़े हर प्रकार के व्यापारी इसका आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ हैं। अब हम बात करते हैं खाते कितने प्रकार के होते हैं। जो हम दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जर्नल में लेखे करते हैं तो उसमें जो भी खाते प्रभावित होते हैं उन खातों को कुछ इनका प्रकार कर बना लिए गए हैं, उन प्रकारों में इनको रखा गया है। तो देखते हैं खाते जो हैं हमारे पास लिखा है खातों के भेद। 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते। इन अवास्तविक खातों को आय व्यय खाते भी कहते हैं। और पुस्तकों में इसके अलावा और खाते दे रखे हैं, बहुत घुमा फिरा करके दे रखा है, लेकिन हमें जो आवश्यक होते हैं वो यही होते हैं, यही प्रमुख खाते हैं। तो इनके बारे में हम समझेंगे। जैसा पहला दे रखा व्यक्तिगत खाते, जिसको पर्सनल अकाउंट इसको बोला जाता है। ये किसको कहते हैं ये हमें देखना है, लेकिन इससे पहले हमें ये देख लेना है कि आखिर खाता किसे कहते हैं। तो जैसा हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है खाता, तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा आय व्यय के संक्षिप्त विवरण को उस व्यक्ति, जो चीजें यहाँ आई हैं, उस व्यक्ति, वस्तु अथवा आय व्यय का खाता कहते हैं। किसी खाते से संबंधित समस्त लेन देन का एक स्थान पर लेखा किया जाता है। प्रत्येक खाते के 2 पक्ष होते हैं। बाएं पक्ष को ऋणी यानी डेबिट और दाएं पक्ष को धनी यानी क्रेडिट कहते हैं। खातों के भेद अभी बता दिए हैं। अगर ये अर्थ हमने इसको समझ लिया, इसको याद कर लिया, तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। पहला, व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा संस्था के खाते को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। यहाँ एक बार फिर देख लें, चाहे किसी व्यक्ति का खाता बनाया हो, चाहे किसी फर्म का खाता बनाया हो, चाहे किसी कंपनी का खाता बनाया हो, चाहे किसी संस्था का खाता बनाया हो, ये सब हमारे व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, दाता राम एंड सन्स का खाता, जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड का खाता, देवनागरी कॉलेज का खाता इत्यादि। यानी ये किसी व्यक्ति से संबंधित या किसी संस्था, कंपनी से संबंधित है तो ये व्यक्तिगत खाते कहलाएंगे। पूंजी और आहरण खाते भी व्यक्तिगत खाते हैं, क्योंकि ये व्यापार के स्वामी के खाते होते हैं। इसके बाद बात करते हैं वास्तविक खाते, रियल अकाउंट्स। व्यापार की किसी संपत्ति से संबंधित खातों को वास्तविक खाते कहते हैं। जैसे रोकड़ खाता, माल खाता, भवन खाता, फर्नीचर खाता इत्यादि। यानी किसी भी वस्तु का अगर कोई वो खाता है तो वस्तु का जो खाता है वास्तविक खाता हमारा कहलाता है। अवास्तविक खाते,
नॉमिनल अकाउंट्स। तो आय व्यय तथा लाभ हानि से संबंधित खातों को अवास्तविक खाते कहते हैं, जैसे मजदूरी खाता, वेतन खाता, ब्याज खाता, छूट खाता इत्यादि। इसके साथ साथ रहतिया अथवा स्टॉक या स्कंध, तो ये वो चीज़ है जो किसी समय बिना बिका हुआ माल हमारे पास स्टॉक हमारे गोदाम में है, तो उसको रहतिया, स्टॉक या स्कंध कहा जाता है। जैसा लिखा भी है, व्यापारी के पास किसी समय जो बिना बिका हुआ माल होता है वह स्टॉक, रहतिया अथवा स्कंध कहलाता है। संपत्तियां, किसी व्यापारी की वे संपत्तियां जिनका लाभ कमाने के लिए प्रयोग किया जाता है संपत्ति कहलाती है, जैसे रोकड़, स्टॉक, भवन, मशीनरी, देनदार इत्यादि। ये सब हमारी संपत्तियां होती हैं। दायित्व, देनदार जो है ये हमें धनराशि देगा, इसलिए हमारी संपत्ति है। दायित्व, संपत्ति को एसेट्स बोलते हैं, दायित्व को लिएबिलिटीज बोलते हैं। व्यापारी को जो ऋण अपने स्वामी तथा बाहरी व्यक्तियों को चुकाने होते हैं, अभी चुकाए नहीं गए, चुकाने को बाकी रह गए हैं, तो वे उनके दायित्व हैं। जैसे व्यापार के स्वामी की पूंजी, ये जब जर्नल बताया था तब भी बताया था, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। व्यापारी ने जो धनराशि लगाकर व्यापार को शुरू किया है वो धनराशि पूंजी कहलाती है, और वो धनराशि व्यापार में पहुंचती है। तो वो व्यापार है अपने मालिक की, वो व्यापार का जो है दायित्व है कि वो अपने मालिक की पूंजी लौटाए, इसलिए वो व्यापार के स्वामी की जो पूंजी है वो दायित्व है। किसका दायित्व है? व्यापार का। ऐसे ही लेनदार या देय बिल इत्यादि ये सब दायित्व हैं। जर्नल, सारी कहानी इसी की है। लेखा करने की, खाते बनाने की पहली सीढ़ी जो है वो यही जर्नल है, कि सारा कुछ इसी से पर ऊपर डिपेंड है, इसी से बनता है सब कुछ। जर्नल प्रारंभिक लेखे की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें व्यापार में होने वाले प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का तिथिवार तथा क्रमानुसार लेखा किया जाता है। जो लेन देन जिस समय होता है उसको तुरंत लिख दिया जाता है, तो तिथिवार और क्रमानुसार सब तरह से अपने आप लेके हो जाते हैं। छोटे व्यापारी जिनके लेन देनों की संख्या सीमित होती है यानी कम होती है, अपने सभी लेन देनों का प्रारंभिक लेखा करने के लिए केवल जर्नल का प्रयोग ही करते हैं। वहाँ इसे रोजनामचा या इंग्लिश में डे बुक भी कहा जाता है। जो छोटे व्यापारी होते हैं सब लेन देन इसी में कर लेते हैं, और जर्नल का पर्यायवाची शब्द रोजनामचा, बल्कि सही शुद्ध हिंदी में तो रोजनामचा ही है। इंग्लिश में इसको जर्नल, और जर्नल की स्पेलिंग देख लें, JOURNAL, ये स्पेलिंग इसकी होती है। तो उसको देखें, समझें और इसको अपने पास नोट भी कर लें। बाकी इसके महत्वपूर्ण शब्द हैं वो अगली वीडियो में लेकर के प्रस्तुत होंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और जर्नल में लेखा करने के नियम और महत्वपूर्ण शब्दों के साथ में प्रस्तुत होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इसको अपने पास नोट करें, याद करें। धन्यवाद।